हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी लेखपाल मेंस एग्जाम्स के पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन। ठीक है, इसमें दो टॉपिक जो है एक साथ इसमें रखा गया है। पर्यावरण पारिस्थितिकी एक अलग है और आपदा प्रबंधन एक अलग है, तो दोनों टॉपिक को एक साथ इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या देखना है कि क्वेश्चन वार चलेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन है किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में, तो उस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो लगभग 255 प्लस क्वेश्चन है, जिसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। और इसमें इसका ग्राम समाज एवं विकास से क्वेश्चन जो है 400 प्लस क्वेश्चन था, वो हो चुका है। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन लगभग 250 प्लस क्वेश्चन था, उसको भी कंप्लीट हो चुका है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, उसको भी देखिएगा। ठीक है, शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन, पूछा गया है कि जीव और उसके चारों ओर की भौतिक और जैविक दशाओं और उनकी अंतःक्रिया के सम्मिलित रूप को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में क्या कहा गया है। ठीक है, ये बताना। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 में आया, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये लागू कब हुआ, तो 19 नवंबर 1986 को ये लागू हुआ था। और जो लागू हुआ था तो ये एक भोपाल गैस त्रासदी हुई। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। कब हुआ था? 1984 में। तो 1984 में भोपाल गैस की त्रासदी के बाद जो है ये है संविधान का अनुच्छेद है 253। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 253 के तहत इसको पारित किया गया, लागू हुआ 19 नवंबर 1986 को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा करना, प्रदूषण को रोकना और उसको कम करना तथा मानव और पौधे और संपत्ति के खतरों को रोकना। इसमें टोटल 4 अध्याय हैं और इसके अलावा इसमें 26 धाराएं इसमें बताई गई हैं। ठीक है, अब इसके तहत जो जीव और उसके चारों ओर की भौतिक और जैविक दशाएं हैं, उनकी अंतःक्रिया के सम्मिलित रूप को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कहा गया है पर्यावरण। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस बुक में आपको मिलेंगे 20 प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ इसमें 3 सॉल्व पेपर भी दिया जाएगा और टोटल इसमें 2000 प्लस क्वेश्चन आपको इस बुक के माध्यम से जो है कवर हो जाएंगे। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसमें प्रैक्टिस सेट जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अनुसार जो है इसमें रखा गया है। टोटल 20 क्वेश्चन। यहाँ शुरुआत में आपको जो है 3 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे जो भी हुआ है हाल ही फिलहाल में, और 20 प्रैक्टिस सेट इसमें देखने को आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें इस प्रैक्टिस सेट के बाद सीधे इसके नीचे जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, तो आप इस बुक को देख सकते हैं। इस तरीके से व्याख्यात्मक हल जो है दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ चक्षु की यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए स्टडी गाइड, प्रैक्टिस सेट और सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती हैं, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी और मजबूती से कर सकते हैं। इसका आपको परचेज करने का तरीका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर इसका लिंक जो है दिया गया है, जहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किन दशाओं का सम्मिलित रूप है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण जो है किन दशाओं का सम्मिलित रूप है, ये बताना है। केवल प्राकृतिक संसाधन या फिर भौतिक और जैविक दशाएं तथा उनके साथ होने वाली अंतःक्रिया, केवल मानवीय गतिविधियां, केवल रासायनिक संगठक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 उसी में ये बातें लिखी गई हैं। ठीक है, कि पर्यावरण जो है वो भौतिक और जैविक दशाएं तथा उनके साथ होने वाली अंतःक्रिया के दशाओं का सम्मिलित रूप होता है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या है? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या है? बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, धर्म, नैतिकता, प्रथाएं और विधि पर्यावरण के किस संगठक के अंतर्गत आते हैं? धर्म, नैतिकता, प्रथाएं और विधि पर्यावरण किस संगठक के अंतर्गत आते हैं? भौतिक संगठक, जैविक संगठक, अजैविक संगठक या फिर सांस्कृतिक संगठक। तो ये जो धर्म, नैतिकता और प्रथाएं हैं, ये सभी आपके आते हैं सांस्कृतिक संगठक के अंतर्गत। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भौतिक संगठक क्या होते हैं, या फिजिकल कंपोनेंट्स जिसको कहते हैं, वह निर्जीव तत्व होते हैं जो इकोसिस्टम का आधार बनते हैं, यानी भौतिक पारिस्थितिकी का आधार बनते हैं।
और इसके अन्य नाम में अगर हम बात करेंगे तो भौतिक संगठक को अजैविक घटक भी कहा जाता है। इसमें प्रकार की बात करेंगे तो जैसे स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, सब भौतिक संगठक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैविक संगठक या फिर बायोटिक संगठक जिसको कहा जाता है बायोटिक। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट होता है, बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट या फिर जैविक संगठक, ये अगर हम बात करेंगे तो ये जो होता है भौतिक घटक, जैसे कि मिट्टी, जलवायु, पौधे को बढ़ने के लिए जो पोषक तत्व और स्थान देते हैं, और बिना मिट्टी व पानी के जो पौधे जो है जीवित नहीं रह सकते, तो भौतिक संगठक होते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है इक्लोरोटिका। ठीक है, इक्लोरोटिका नामक समुद्री घोंघा अपना भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल किससे प्राप्त करता है। ठीक है, तो इक्लोरोटिका नामक समुद्री घोंघा अपना भोजन बनाने के लिए किससे प्राप्त करता है, क्या, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किससे प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, याद रखिएगा शैवाल से प्राप्त करता है, सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झील के किनारे का वह छिछला क्षेत्र जहाँ छिछला जल क्षेत्र जहाँ प्रकाश पूरी तरह पहुँचता है क्या कहलाता है। तो झील के किनारे वह छिछला जल क्षेत्र होता है, उसको कहते क्या है जहाँ पे प्रकाश पूरी तरीके से पहुँच जाता है, तो उसको कहा जाता है वेलांचल क्षेत्र, यानी कि लिटोरल जोन कहा जाता है। जहाँ पे ये अगर हम बात करेंगे लिटोरल जोन, तो लिटोरल जोन जो है क्या होता है, जहाँ पे छिछला क्षेत्र होता है और उसमें क्या होता है कि उसमें पानी तो होता ही छिछला क्षेत्र में, और उसमें जल में जो है प्रकाश जो है सीधा उसके तलहटी पर जो है पहुँच जाता है, तो उसको कहा जाता है लिटोरल जोन। इसके अलावा इसमें एक दिया है लिम्नोटिक जोन। लिम्नोटिक जोन की बात करेंगे तो यह जो होता है ये लिटोरल जोन के बाद शुरू और किनारे से दूर स्थित होता है। ठीक है, जबकि लिटोरल जोन होता है अक्सर जो है किनारे ही होता है झील के, और किनारे से दूर स्थित होता है वो लिटोरल जोन के बाद जो शुरू होता है उसको कहते हैं लिम्नोटिक जोन। और यह जो होता है उथले पानी के बजाय ये गहरे और ठंडे पानी की परतों के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, इसमें जो है प्रकाश जो है पर्याप्त मात्रा में भी इसमें भी पहुँचता है, तो यह हो जाता है आपका लिम्नोटिक जोन। अगर ये पूछा जाए तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी गहरा क्षेत्र जो दिया गया है इसमें क्या है कि प्रकाश वहां तक पहुंच ही नहीं पाता गहरा क्षेत्र में, तो ये आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 है, झील के उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां प्रकाश नहीं पहुंचता और वह अंधकारमय होता है। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, इसको कहा जाता है गहरा क्षेत्र। क्या कहते हैं, गहरा क्षेत्र कहते हैं। आंसर यहाँ पे ए सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेलांचल क्षेत्र के बारे में बातें हो गई, सरोजाबी क्षेत्र यानी कि लिम्नोटिक जोन के बारे में भी बातें हो गई हैं। तो अब आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, इसकी भी परिभाषा आपको पता हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निकेत या फिर निश, इसको निश भी कहा जाता है, निश या फिर निकेत की संकल्पना 1917 में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। 1917 में निकेत की संकल्पना जो हुई थी इसका किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था ये बताना है। ठीक है, तो निकेत या फिर निश अगर हम बात करेंगे तो ये जो संपादन इसका प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया, तो वो थे जोसेफ ग्रीनेल। यहाँ पे आंसर 7 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, निकेत या निश क्या होता है, तो किसी जीव को अपने पर्यावरण में अहम रोल और स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है निकेत। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मैत्रीपूर्ण उत्पादों के लिए इको मार्क योजना कब शुरू किया गया। इको मार्क योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो ये कब शुरुआत हुआ था, तो वर्ष 1991 में शुरू की गई थी। इको मार्क योजना की बात करेंगे तो यह एक प्रमाणन योजना है। ठीक है, किस प्रकार की योजना है, प्रमाणन योजना है, जो कि ये 26 सितंबर 2024 में 26 सितंबर 2024 को इसमें सरकार ने 1991 की इस योजना के स्थान पर एक इको मार्क नियम 2024 को अधिसूचित किया, जो लाइफ मिशन के अनुरूप काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है क्योंकि ये लेटेस्ट न्यूज में था। 26 सितंबर 2024 में इसमें संशोधन किया गया, इसलिए पूछा गया, तो आप इसमें याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में नगर ऊष्मा द्वीप यानी कि अर्बन हीट आइलैंड बनने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो नगरीय क्षेत्र में नगर ऊष्मा द्वीप अगर हम बात करेंगे अर्बन हीट आइलैंड की, तो यह एक ऐसी स्थिति होती है जहां शहर अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में बहुत अधिक गर्म हो जाते हैं। बहुत अधिक गर्म होने के कारण क्या है, तो वहां पे कंक्रीट और डामर आदि के माध्यम से
वहाँ पे बिछाई जाती हैं, बड़े बड़े ऊंचे मकान बनते हैं, जिससे क्या होता है और पेड़ पौधे कम लगते हैं, कम उगते हैं, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर जो ऊष्मा या प्रकाश पड़ता है वो क्या होता है, वहाँ पे ऊष्मा वहीं बनी रहती है। तो उससे क्या होता है कि वो शहर जो है अन्य ग्रामीण जो उनके आसपास ग्रामीण इलाके जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा उसकी तुलना में अधिक गर्म हो जाते हैं, बहुत अधिक गर्म होते हैं, तो उसको कहा जाता है अर्बन हीट आइलैंड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो कंक्रीट संरचनाओं द्वारा सूर्यातप की अधिक अवशोषण को ही जो है क्या कहा जाता है, नगर ऊष्मा द्वीप। तो बी पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सतत विकास वो विकास है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी करता है। यह परिभाषा किस रिपोर्ट में दिया गया था? ये इस तरीके से एग्जैक्ट पूछ लिया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। ये कहा गया है ब्रट लैंड रिपोर्ट। इसका जो शीर्षक है वो है आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, तो इससे शीर्षक से निकला था ब्रट लैंड रिपोर्ट। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1869 में पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अर्नेस्ट हैकेल थे, एक वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी ज्ञान था इन्हें। तो इन्होंने जो है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था कब? 1869 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया? अब देखिए दो क्वेश्चन एक साथ है। यहाँ पे अगर देखें तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो अर्नेस्ट हैकेल ने किया। और इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग 1935 में सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए जी टांसले। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में कंफ्यूज मत होना। इकोसिस्टम पूछेगा तब आप ए जी टांसले लगाइएगा, और इकोलॉजी पूछेगा तो अर्नेस्ट हैकेल लगाइएगा। दोनों में ये याद रखिएगा। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में 10% का नियम किसने दिया था? ठीक है, ये नियम जो है ऊर्जा प्रवाह के संबंध में पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। 10% का नियम जो है किसके द्वारा दिया गया? तो जॉर्ज लिंडमैन थे जिन्होंने दिया था 10% का नियम, जो कि ये 1942 में इन्होंने प्रतिपादन किया था। ठीक है, इसमें क्या है, कोई भी है एनर्जी जो ट्रांसफर होगी मात्र 10% ही ट्रांसफर होगी, एक इससे दूसरे जो है जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिंडमैन के नियम के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर कितनी ऊर्जा हस्तांतरित हो? देखिए वही ऊपर पूछा गया, तो यानी कि 10% ही ऊर्जा जो है ट्रांसफर होगा एक पोषण से दूसरे पोषण स्तर में जाने के लिए। तो सी पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उच्च वर्षा यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले अमेजन और सुंदरबन किस प्रकार के वन पारितंत्र के उदाहरण? ठीक है, जो अमेजन वन है और सुंदरबन जो डेल्टा अपने बंगाल में पड़ता है, तो ये किस प्रकार के पारितंत्र के उदाहरण है यहाँ पे बताना है। उच्च वर्षा यानी होता है जहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के उदाहरण होते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नामक जीव भारत के किस पारितंत्र में पाया जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये जीव है जो कि भारत के किस पारितंत्र में मिलता है? टुंड्रा पारितंत्र, वन पारितंत्र, थार मरुस्थल में, या फिर जलीय पारितंत्र में मिलता है, ये बताना है। तो ये पाया जाता है थार मरुस्थल पारितंत्र में। आंसर सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत की अगर बात कर रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है सौर विकिरण। ठीक है, सूर्य के ऊर्जा से ही सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन जिसको कहते हैं एनपीपी ज्ञात करने का सही तरीका क्या है? ठीक है, देखिए शुद्ध प्राथमिक उत्पादन, ठीक, उत्पादन के दो तरीके, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन होता है, एक होता है सकल प्राथमिक उत्पादन, दो ही है। तो यहाँ पे ज्ञात करने का जो तरीका है वो क्या है? शुद्ध प्राथमिक उत्पादन अगर ज्ञात करना है तो सकल प्राथमिक उत्पादन में से शोषण को घटा देंगे तो हमें शुद्ध प्राथमिक उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीपीपी माइनस शोषण। जीपीपी मतलब ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसका फुल फॉर्म है। ईपीओडम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निम्न उत्पादकता वाला क्षेत्र है? इनमें से ईपीओडम के अनुसार यहाँ पे अगर बताएं तो निम्न उत्पादकता वाला क्षेत्र जो होता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गहरे सागर होता है। इसके अलावा मरुस्थल भी होता है। ठीक है, मरुस्थल भी क्या होता है? निम्न उत्पादकता वाला क्षेत्र होता है। साथ ही साथ ध्रुवीय वन,
ध्रुवीय वन जो है वो भी क्या है, ध्रुवीय क्षेत्र या ध्रुवीय पॉइंट जो है वो क्या होता है, मरुस्थलीय निम्न उत्पादकता वाला क्षेत्र है। इसके अलावा जो ऊंचे पहाड़ हैं वो भी क्या है, निम्न उत्पादकता वाला क्षेत्र है। ठीक है, मरुस्थल में सबसे ज़्यादा क्या है, बालू यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, सूखा होता है, पानी की कमी है इसलिए निम्न उत्पादकता है। ठीक है, और ध्रुवीय क्षेत्र वहाँ पे बहुत अधिक ठंड के कारण जो है निम्न उत्पादकता होती है, पेड़ पौधे नहीं लग पाते हैं। और इसी प्रकार ऊंचे पहाड़ है, वहाँ कम ऑक्सीजन होता है और मिट्टी की बहुत पतली परत होती है जहाँ पे उत्पादकता का क्या होता है, कम होता है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 है, घास, टिड्डा, पक्षी और बाज किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है, ये बताना। ठीक है, यानी घास जो उगता है, घास सूर्य के प्रकाश से के माध्यम से वहाँ से स्रोत एनर्जी लेता है, फिर इसके बाद उगता है और यहाँ से फिर इसके बाद ये टिड्डा घास को खाता है। ठीक है, घास को जो है क्या है, टिड्डा खाता है और टिड्डा को पक्षी खाता है, पक्षी को बाज खाता है। तो इस प्रकार यह किस खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आता है या किस खाद्य श्रृंखला को ये दर्शाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर ये है, ये चारण खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब अपरद खाद्य श्रृंखला ये क्या होती है, तो अपरद खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, जो मृत कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है, और सड़े हुए पौधे हैं तो उनको, और जानवरों के अवशेष हो गई। ठीक है, और इसके अलावा गिरी हुई जो पत्तियां हैं सड़ी हुई, तो इनको सभी को, कचरा हो गया, इनको सभी को कौन खाता है, केंचुआ खाता है। ठीक है, तो केंचुआ क्या होता है और केंचुआ को कौन खाएगा, मेंढक और पक्षी। इसके बाद मेंढक अथवा पक्षी को बाज अथवा सांप खाएगा। तो इस प्रकार ये अपरत खाद्य श्रृंखला हो जाते हैं, मतलब कि इसमें मृत कार्बनिक पदार्थ आ जाता है पहले नंबर पर। इसको खाता है केंचुआ। ठीक है, केंचुआ को कौन खाएगा, केंचुआ को मेंढक अथवा पक्षी खाते हैं। ठीक है, मेंढक अथवा पक्षी खाते हैं और इन सभी को खाता है कौन, बाज अथवा सांप। तो ये जो श्रृंखला बन जाती है, ये कौन सी श्रृंखला बन जाती है, ये अपरद खाद्य श्रृंखला बन जाती है। परजीवी खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे तो परजीवी खाद्य श्रृंखला जो होती है, इसमें जैसे बड़ा सा पेड़ हो गया। ठीक है, पेड़ के ऊपर जो फल लगता है वो कौन खाएगा, पक्षी खाता है। और पक्षी के पंख पे कौन होता है, पक्षी के पंखों में जू अथवा कीड़े होते हैं, छोटे वाले हुए खाते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं। और इसके अलावा फिर इनके जो जू है और कीड़े, इनके अंतर्गत, इनके अंदर जो इनके शरीर पर कौन होता है, बैक्टीरिया होते हैं बहुत छोटे छोटे। ठीक है, तो बैक्टीरिया अथवा कवक होते हैं, तो ये अपना निवास करते हैं, रहते हैं। तो इस प्रकार इसमें क्या होते हैं, ये होते हैं परजीवी खाद्य श्रृंखला, मतलब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पेड़ जो होता है वो क्या, पेड़ पर जो फल लगता है वो पक्षी के लोग खाते हैं, पक्षी के शरीर पर जो है जू अथवा कीड़े होते हैं, वह उनसे जो है अपना पोषण होता है, उनका वहाँ पे रहते हैं, निवास करते हैं, पोषित होते हैं। और इन कीड़ों और जू पर जो है बैक्टीरिया निवास करते हैं, कवक निवास करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या होते हैं, मरने की प्रक्रिया कुछ नहीं होती। इस प्रकार की प्रक्रिया जो श्रृंखला होती है वो परजीवी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार मृत जीवी खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, मृत कार्बनिक पदार्थ आता है और मृत कार्बनिक पदार्थ को कवक अथवा बैक्टीरिया खाते हैं। ठीक है, कवक अथवा बैक्टीरिया खाते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं और इन कवक और बैक्टीरिया को जो है सूक्ष्म जीव कीड़े खाते हैं। तो इस प्रकार ये मृत जीवी खाद्य श्रृंखला बनती है। ठीक है, और मृत जीवी खाद्य श्रृंखला जो होते हैं इनको कहा, ये क्या होते हैं, ये पर्यावरण की सफाई करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उथले समुद्रों की लगभग कितनी ऊर्जा अपरद खाद्य श्रृंखलाओं में प्रवाहित होती है। ठीक है, अपरद खाद्य श्रृंखला मतलब डेट्रिटस खाद्य श्रृंखला में कितनी ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो उथले समुद्रों की लगभग अगर देखा जाए तो टोटल यही नियम इसमें क्या हो जाएगा, 80% जो ऊर्जा है उथले समुद्रों की लगभग 80% ऊर्जा जो अपरद खाद्य श्रृंखलाओं में क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अनिम्नीकृत प्रदूषकों का जीवों के ऊतकों में जमा होना क्या कहलाता है। तो अनिम्नीकृत प्रदूषकों का जीवों के ऊतकों में जमा होना क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है जैव संचयन। यहाँ पे बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, डीडीटी किस प्रकार का प्रदूषक माना जाता है जो कैंसर का कारण बन सकता है। डीडीटी की अगर बात करते हैं तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, स्थायी विषैला कीटनाशक हो माना जाता है। ये कीटनाशक होता है। ठीक है, डीडीटी मतलब डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन इसका पूरा नाम है, जो कि ये क्या होता है, कीटनाशक है। और ये जो होता है क्या, स्थायी विषैला कीटनाशक होता है। ठीक है, जो कि कैंसर का कारण बनता है ये। तो यहाँ पे आंसर क्या है, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो क्या होता है, सदैव सीधा होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे,
अब बी ऑप्शन कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, इस तरीके से इसका पारिस्थितिक तंत्र बनता है। यहाँ पे 100% जो होता है, ये घास पेड़ पौधे होते हैं, 100% इनमें एनर्जी होती है। यहाँ पे इनका 10% ट्रांसफर होगा, तो 10% हो जाएगा ट्रांसफर। ठीक है, 100 का यहाँ पे 10, तो 10% आएगा। ठीक है, इसके बाद ये प्राथमिक जो कंज्यूमर होते हैं उनमें जाएगा, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में इसका 10% जाएगा, यानी कि 1% यहाँ पे एनर्जी रहेगी, और 1% एनर्जी जो है सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगा। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में टर्सरी थर्ड लेवल जो कंज्यूमर है वो 0.1, मतलब 1 का 10%, तो 0.1% एनर्जी ये लेंगे इसका। तो इस प्रकार ये श्रृंखला जो बनती है, ये एनर्जी की श्रृंखला बनती है, जो कि सीधा जो है क्या होता है, सदैव सीधा होता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। चलिए, जलीय पारतंत्रों में बायोमास का पिरामिड सामान्यतः कैसा होता है। अब जलीय पारतंत्र में पूछा जाए तो जलीय पारतंत्र में बायोमास का जो पिरामिड होता है सामान्यतः उल्टा होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 25 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, देखा वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर भी करिए। ठीक है, आगे के नेक्स्ट वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।